एक बार की बात थी। दिनेश और उसका जो परिवार था वो अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो चुका था। तो दिनेश का जो परिवार था, उसके जो फादर थे, वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि एक काम करते हैं, हमारा जो पुराना घर है क्यों नहीं हम उसको रेंट पर दे देते, अच्छा रहेगा, इससे अर्निंग थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जो दिनेश की माँ थी, उनको दिनेश के पिताजी का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस बात को मान जाती हैं और दिनेश को भी ये चीज़ काफ़ी सही लगती है। तो फिर दिनेश के जो पिताजी थे वो एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं कि भाई हमें अपना घर रेंट पर देना है, तो तुम किसी को देखो जो लेना चाहता हो। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले घर थोड़ा साफ़ सुथरा और उसमें थोड़ा रंग वगैरह करवाना अच्छा रहेगा, ताकि अगर कोई देखने आए तो पहली बार में ही घर को देखकर पसंद कर ले। तो दिनेश के जो पिताजी थे वो कहते हैं हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ठीक है, तो आपकी जैसी मर्ज़ी, आप वैसा करवा लो उस घर के अंदर। तो उसके रेनोवेशन में करीब 2 महीने निकल गए इसी तरीके से। तो फिर उस घर में एक परिवार था, वो रहने के लिए आया। तो कुछ हफ्ता भर गुज़रा होगा तो वो जो आदमी था, उस परिवार का हेड, वो एक रोज़ दिनेश के पिताजी को मिलता है और कहने लगा कि हमें आपके घर में नहीं रहना है, उस घर में कुछ अजीब सा है, हमें वहाँ डर लगता है, वहाँ शायद कोई आत्मा रहती है। तो फिर होता क्या है कि दिनेश की जो माता पिता थे वो उस आदमी की बात सुन जो थे पहले तो हैरान होते हैं और फिर थोड़ा उस आदमी की बात पर हंसने लगे। तो वो आदमी कहता है कि आप मेरी बात पर हंस रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, मैं उस घर में नहीं रह सकता अब। तो इतना कहकर वो जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पर दिनेश के पिताजी थोड़ा हैरान होते हैं कि यार ये कैसी बात कर रहा है, हम उस घर में 20 साल से रहते आए हैं और अचानक से आदमी 7 दिन उस घर में क्या रहा और ऐसी बात कह रहा है कि उसमें भूत रहता है। तो यहाँ पर दिनेश की जो माँ थी वो दिनेश के पिताजी से कहती हैं कि हो सकता है कि इस इंसान को या इसकी फैमिली को हमारा घर कुछ खास पसंद ना आया हो, इसीलिए अब ये बहाने बनाकर चला गया है। तो दिनेश के पिताजी बोलते हैं कि हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो हम किसी और को अपना घर रेंट पर दे देंगे। तो फिर से वो किसी एक नए इंसान को अपना घर रेंट पर दे देते हैं। अब हुआ क्या कि जो वो दूसरी पार्टी थी वो भी कुछ 2-4 दिन रही होगी। अब उसका भी जो मेन हेड था वो आकर दिनेश के पिताजी से बोलने लगा कि हमें नहीं रहना भाई आपके घर में, वहाँ तो कोई भूत प्रेत का चक्कर है, हम कहीं और रह लेंगे लेकिन उस घर में नहीं रहेंगे। तो वो भी ऐसा बोल दिनेश का जो घर था पुराना उसको छोड़कर चला जाता है। अब जो दिनेश के पिताजी थे, माँ थी, वो बड़ी हैरान होने लगे कि यार ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, हम उस घर में पिछले 20 साल से रहते आए हैं, वहाँ आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग पागल हो गए हैं क्या। तो इसी पर दिनेश जो था वो कहता है अपने माता पिता से कि
पिताजी क्यों नहीं हम ऐसा करते कि मतलब पहले किसी और को देने से पहले हम खुद एक बार उस घर में जाकर रहते हैं कि आखिर वहाँ पर चक्कर क्या हुआ। हम इतने टाइम से वहाँ रह रहे थे, तब तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन कुछ रोज़ में ऐसा क्या वहाँ घट गया जो इन लोगों को भूत नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर दिनेश की जो माँ थी और पिताजी थे, वो दिनेश की बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, कि काम करते हैं, सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए वहाँ चलते हैं रहने के लिए। तो पिताजी जो थे वो दिनेश की माँ से कहते हैं कि कुछ सामान जो भी है खाना वाना बनाने के लिए, बर्तन वगैरह ज़रूरी सामान साथ लेकर चलते हैं, गाड़ी में रख के चलेंगे। तो फिर जब कुछ दिन बाद सैटरडे और संडे आया तो वो उन 2 दिन के लिए अपने पुराने घर पर रहने के लिए पहुँचे। तो आराम से पूरा दिन निकाला, सब कुछ अच्छा था। फिर वहीं रात में जब सब आराम से सो रहे थे तो उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हुई। दिनेश जो था वो अपने एक कमरे में सो रहा था और जो उसका बाकी परिवार था, माँ, पिताजी और एक छोटी बहन, वो एक साथ एक कमरे में सो रहे थे। तो दिनेश को सोते वक्त किसी की खुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी, एकदम उसके कान के करीब। वो नींद में परेशान होने लगा। तो वो एकदम से उठकर बैठ गया। वो आवाज़ें ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा उनको सुनकर कानों में दर्द होने लगा। तो दिनेश जो था वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और उन आवाज़ों के कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर एकदम से दिनेश जो था वो चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख लेता है ताकि उसको वो आवाज़ें सुनाई न दे। तो उसने पाया कि ऐसा करने से वो आवाज़ें अब बंद हो चुकी थी, जिसके बाद दिनेश जो था वो थोड़ा सुकून की सांस ले ही रहा था कि तभी उसे कुछ किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। उन आवाज़ों को सुनकर दिनेश अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर उसके माता पिता भी खड़े हैं, जो कि शायद बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर ही वहाँ आए हैं हॉल में। तो जो दिनेश था वो कहता है कि ये बर्तन गिरने की आवाज़ किचन से चलकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पे माजरा क्या है। तो तीनों जब किचन में जाकर देखते हैं तो जो बर्तन थे वो फर्श पर गिरे हुए थे। तो इस पर जो दिनेश की माँ थी वो कहती हैं, अरे ये कितनी अजीब बात है, अभी यहाँ पर खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद था, ये बर्तन अपने आप गिरे तो गिरे कैसे? ऐसा तो नहीं है कि बाहर से बिल्ली आई हो और उसने गिरा दी हो, क्योंकि खिड़की दरवाज़ा तो पहले से ही बंद है। तो दिनेश के जो पिताजी थे, अरे कुछ नहीं, तुमने ठीक से रखे नहीं होंगे, शायद इसी वजह से गिर गए होंगे। तो इस पर जो दिनेश और उसकी माँ थी वो सोचते हैं कि हाँ भाई, हो सकता है कि बर्तन ठीक से रखे ना गए हो धुलने के बाद, तो ऐसा हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, वापस से सब आराम करने चले गए। तो दिनेश ने वो जो कान में उसकी आवाज़ें पड़ रही थी उस बारे में उस वक्त अपने जो मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था। सोचा कि शायद हो सकता है उसका भ्रम हो ये चीज़, तो उस चीज़ को जाने दिया और जाकर वो अपने कमरे में सो गया। फिर वहीं क्या होता है कि जो दिनेश की माँ थी वो आराम से सो रही थी कि तभी क्या हुआ उनके साथ, उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि किसी के बाल ना उनके चेहरे पर आ रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के लंबे लंबे बाल।
तो वो एकदम से ही उठी, तो अपनी बेटी की ओर देखने लगी। तो वो तो आराम से सोई थी, उसके बाल भी अपने आराम से साइड में थे, तो ये बाल उसके तो नहीं हो सकते, और वो खुद भी बाल बांध कर ही सो रही थी। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर से हवा में से किसी के बाल उनके आंखों पर, चेहरे पर पड़ रहे हो। वो बड़ी हैरान हुई, और वहाँ तो आसपास कोई और था भी नहीं। यहाँ वहाँ देखने के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो वो वापस से आंखें बंद कर लेटी ही थी कि इस पर उन्हें फिर से वैसे ही एहसास होता है कि हवा में से किसी के बाल उनके चेहरे पर पड़ रहे हैं। वो आंखें खोलकर जैसे ही देखती हैं, तो अचानक से ही उन्हें छत में, सीलिंग में, पंखे पर कुछ नज़र आया, जैसे कोई बैठा हुआ हो। वो थोड़ा धुंधला सा था, जिसे नॉर्मली आप मान सकते हो कि जैसे कि शायद हमारा वहम हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई है, लेकिन वहाँ पर शायद कोई नहीं है। ऐसी कुछ फीलिंग दिनेश की माँ को आ रही थी। वो अपनी आंखें मलकर ऊपर की ओर एकटक देखने लगी कि कहीं ये नींद में उन्हें कोई वहम तो नहीं हो रहा कि पंखे पर कोई बैठा है, और कमरे में काफ़ी अंधेरा भी था। उस वक्त कमरे में एक छोटा सा बल्ब ही जला हुआ था, जिसकी रोशनी बहुत ही धीमी थी कि उसमें कुछ भी क्लियर तो नहीं नज़र आता। तो ऐसा वो देख ही रही थी कि उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए जैसे कि दोबारा देखा पंखे के ऊपर, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये उनको वहम हुआ है। उन नींद की वजह से उनको ऐसा लगा कि भाई पंखे पे कोई बैठा हुआ है, पर असल में वहाँ कोई नहीं है। वो खुद को समझाते हुए जैसे ही लेटती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बेड के नीचे है, जिसकी वजह से ना बेड थोड़ा सा हिल रहा है। अब वो एकदम से लेट ही रही थी कि वापस से उठ के बैठ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये क्या भूकंप वगैरह कुछ आया है, जिसकी वजह से बेड थोड़ा शेक कर रहा है, हल्का हल्का सा हिल रहा था, एकदम बहुत ज़ोर से नहीं। तो वो थोड़ा घबरा गई और अपनी बेटी और पति को जगाने लगी, लेकिन वो दोनों तो जैसे कुंभकर्ण बनकर सोए हुए थे। उन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो बेड हिल रहा था, धीरे धीरे हल्का हल्का हिल रहा था, जिसकी वजह से दिनेश की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो एकदम से वो बेड से नीचे उतरती हैं। बेड से नीचे उतरी ही थी कि वो अचानक से गिर पड़ती हैं मुंह के बल। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके पैर पकड़ के खींचे हो, और जिसकी वजह से वो गिर गई हैं। गिरने की वजह से दिनेश की जो माँ थी, उनके सिर पर छोटी सी खरोच आ गई थी, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्की सी। वो घूम कर जैसे ही देखती हैं कि भाई किसने मेरे पैर पकड़ कर खींचे, कौन है। तो वो क्या देखती हैं कि बेड के नीचे एक काली परछाई बैठी थी, जिसे देख एकदम से दिनेश की माँ जो थी वो घबरा कर खिसकते हुए यूं ही नीचे फर्श पर बैठे हुए खिसकते हुए दूर हो गई, और एकदम से डर सी गई कि भाई ये क्या चीज़ है, ये मेरा वहम तो नहीं है, यहाँ पर कुछ तो चीज़ है। तो फिर वो एकदम से दिनेश की जो पिताजी थे उनको आवाज़ देकर बुलाना चाह रही थी, लेकिन जैसे कि उनके गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। वो चाहकर भी आवाज़ नहीं लगा पा रही थी कि तभी क्या होता है कि जो परछाई थी वो बेड के नीचे से निकलती है और एकदम से हवा में उड़ते हुए दिनेश के पिताजी के शरीर में समा गई। वहाँ पर अचानक से
दिनेश की जो माँ थी वो एकदम से चीखी। तो उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत ही दिनेश जो था अपने कमरे से दौड़कर वहाँ आया। तो दिनेश की माँ ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, एक काले रंग की परछाई इस कमरे में है जिसने जो तुम्हारे पिताजी के शरीर में अभी भी प्रवेश कर गई है। इतना था कि दिनेश के जो पिताजी थे वो सोते सोते अचानक से उठकर बैठ गए और उनकी जो आंखें थी एकदम लाल हो रखी थी, जिसे देख जो उनकी पत्नी थी और दिनेश था वो घबरा गए। इतने में जो छोटी बेटी उनके बाजू में थी, अब दिनेश की जो माँ थी वो एकदम से दौड़कर जो बेटी थी उसे फटाफट से बेड से उठा लेती हैं कि भाई ये जो आत्मा है जिसने दिनेश के पिताजी के शरीर पर कब्जा किया है, कहीं ये उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो फटाफट से उसको उठा लेती है वहाँ से। यहाँ पर जो दिनेश के पिताजी थे वो जो थे उन तीनों को ही ऐसे अजीब तरीके से घूर कर देख रहे थे। तो तीनों जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डरे हुए थे। जो उनकी छोटी बेटी थी अब तक वो भी इस सब के बीच जाग चुकी थी और वो अपने पिताजी का ऐसा थोड़ा डरावना सा फेस देखकर अपनी माँ से एकदम से गले लगकर डरी सहमी खड़ी थी। तो दिनेश जो था वो कहता है, पिताजी आपको ये क्या हो गया है, आप इस तरीके से हमें क्यों देख रहे हैं? तो दिनेश के जो पिताजी थे वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप एकदम ऐसे भयानक लाल आंखों से तीनों को घूर रहे थे। फिर तभी एकदम से ही वो अपने आप जो थे उठकर खड़े हुए, ऐसे उनकी तरफ बढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो दिनेश था और उसकी माँ थी वो अपने अंतर्मन में ऐसे भगवान का नाम लेने लगे, जपने लगे कि भगवान जी ये क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ से मुक्त कराओ। तो भगवान का अपने जो भी भगवान थे उनका नाम लेने शुरू कर देते हैं। तो तभी अचानक से वो क्या देखते हैं कि दिनेश के जो पिताजी है वो जो काली परछाई उनके शरीर में समाई थी वो एकदम से ही निकलकर वहाँ से हवा में कहीं गायब हो गई है। और उसके बाद दिनेश के जो पिताजी थे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। यहाँ पर बाकी सब दिनेश के पिताजी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिनेश के पिताजी ऐसे कुंभकर्ण की तरह घोड़े बेचकर जैसे सो रहे हों ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर दिनेश की माता जी जो थी और दिनेश उन्हें वापस से बेड पर लेटा देते हैं और उनके चेहरे पर थोड़ा बहुत पानी जैसे छिड़कते हैं। तो उसके बाद जो दिनेश के पिताजी थे उन्हें होश आता है, तो उन्हें सब कुछ बताते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, तो मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना ही मैंने कुछ अजीबोगरीब देखा। तो कहते हैं कि उनकी माता जी कि भाई तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, हमने जो देखा वो क्या हम सब झूठ है? तो अपने बेटे की और पत्नी की बात को मानकर वो उसी रात तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। उन्होंने बिल्कुल भी वहाँ पर रहने के लिए नहीं सोचा कि भाई अब और देर यहाँ रहना चाहिए जो घटना घटी उसके बाद। तो दिनेश के जो पिताजी थे वो कॉन्ट्रैक्टर से मिले कि भाई एक बात तो बता, आज से पहले तो हमारे घर में कोई आत्मा नहीं थी, ये अचानक से क्या, तो मतलब तेरे को देने के बाद हुआ कि भाई हमारे घर में आत्माएं अब नाच रही हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर का जो फेस था उस टाइम एकदम से मतलब कि पीला पड़ गया कि भैया मुझसे ये क्या पूछ लिया इन्होंने। तो दिनेश के जो पिताजी थे वो ज़ोर देकर उससे पूछने लगे, बता तू कि आखिर क्या माजरा है? तो वो कहता है कि दरअसल में जो मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे थे घर में,
उनमें से एक की पत्नी जो कि गांव में रहती है, ऐसा करके वो अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो वो उसको देखने के लिए गया। तो वहाँ से जब वो लौटा तो उसको मतलब कि अजीब सा बिहेव था उसका, और बहुत ही ज़्यादा डरा डरा सा रहने लगा था वो। और फिर उसके बाद वो ज़्यादा दिन के लिए काम पर भी नहीं आया और वो छोड़कर चला गया। तो ऐसा करके कॉन्ट्रैक्टर जो था वो दिनेश के पिताजी को उस बंदे के घर पर लेकर गया। अब उस बंदे के घर पे लेके गया तो देखा कि भैया इसकी हालत तो बड़ी ख़राब है। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उससे बातचीत के दौरान पता चलता है दिनेश के पिताजी को कि मेरी जो पत्नी है उसकी जो आत्मा है वो गांव से मेरे साथ लगकर आ गई है आपके घर पर। तो उसकी आत्मा है जो आपके घर में घूम रही है। तो यहाँ पर दिनेश के पिताजी को ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई। कहने लगे ये क्या बेकार की बात कर रहा है, तेरी पत्नी मरी कहाँ पर है और हमारा घर कहाँ पर है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उस बंदे की बात का बिलीव सा नहीं करते कि ये क्या लफड़ा है पता नहीं। तो वहीं दिनेश के जो पिताजी थे वो फिर दिनेश के जो पिताजी थे उन्हें अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है कि उनका एक दोस्त है जिसका ये भूत प्रेत के बारे में जो है काफ़ी नॉलेज है, इन सब चीज़ों के बारे में, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो। तो ऐसा करके वो उसको फ़ोन करते हैं और अपने दोस्त को जो उनके साथ जो भी कुछ घटा उसके बारे में सब बताते हैं डिटेल में अच्छे से। तो बंदा जो था उनका दोस्त था दिनेश के पिताजी का, वो उनके घर पर आता है। वो बैठ के बातचीत करते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हो रही है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे उस जगह लेके चलो जो तुम्हारा पहला घर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि माजरा क्या है। वो बंदा जो था उनके साथ उनके पुराने घर पर गया और घर वगैरह में उसने देखा, घूमा वो, और आसपास के एरिया में भी घूमा। तो लौटने के बाद वापस से वो दूसरे वाले घर पर आकर बैठकर बात करते हैं कि भाई देख, तेरे घर में जो आत्मा है ना वो वहीं तुम्हारा जो वो एरिया है वहाँ पर कोई घटना घटी होगी, किसी का मर्डर वगैरह हुआ है, वो आत्मा उसी की है। तो दिनेश के पिताजी कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं जानता कि हमारे एरिया में कभी ऐसी कोई घटना घटी हो कि किसी का मर्डर वगैरह हुआ हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, यही बात सच है, चाहे तो तू अपने एरिया में जाके पूछ ले कि ऐसा कुछ घटा था या नहीं घटा था, ऐसा करके। तो इस पर जो दिनेश के पिताजी थे कि चलो ठीक है कि अगर ऐसी कोई बात भी है तो, लेकिन हम इतने टाइम से उस घर में रह रहे थे तब तो ऐसा कुछ भी हमें एहसास नहीं हुआ, फिर इस कुछ रोज़ के बीच ऐसा मतलब कि क्यों। तो इस पर दिनेश के जो पिताजी के दोस्त थे वो कहते हैं कि भाई देख, जो ये भूत प्रेत वगैरह रहते हैं ना, जब इन्हें कोई खाली घर मिलता है तो ये उसे अपना घर मान लेते हैं और फिर वहाँ जाकर बस कर रहने लगते हैं। तो जिस वक्त पर वो घर खाली रहा है तो वहाँ पे जो भी वो घटना हुई थी किसी की मर्डर की, वो आत्मा उस घर को खाली देखकर वहाँ रहने लगी है। तो इस पर दिनेश के पिताजी कहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए फिर इसके लिए। तो वो कहता है कि उस घर में पूजा पाठ करवाओ, हवन वगैरह, तो उसके बाद से वो जो भूत प्रेत है जो भी है वो उस घर को छोड़कर चला जाएगा। तो फिर क्या था कि दिनेश का जो परिवार था अपने पुराने घर में पूजा पाठ वगैरह करवाता है। तो जैसा कि दिनेश के पिताजी के दोस्त ने कहा, तो वैसे ही वहाँ पर सब ठीक हो जाता है कि जो नेक्स्ट जो तीसरी पार्टी थी जब उन्हें घर दिया तो फिर उन्होंने कोई भी ऐसी शिकायत दोबारा नहीं करी कि भाई आपके घर में भूत प्रेत वगैरह है,
ऐसा कुछ उन्हें नहीं वापस से सुनने को मिला। लेकिन दिनेश का जो परिवार था, उनके साथ जो उस रात हुआ वो उसको कभी भुला नहीं पाए, और वो अपने ही उस पहले वाले घर में जाने से अभी भी काफ़ी कतराते हैं। उन्हें डर लगता है उस घर को देखने पर भी। इसी के साथ आपको बता दूं कि दिनेश के जो पिताजी थे, उन्हें कुछ टाइम बाद एक ऐसी घटना के बारे में पता चला कि हाँ, उनके जो एरिया है वहाँ पर वाकई में किसी का मर्डर वगैरह हुआ था। तो यानी कि जो उनका दोस्त उनसे बोल रहा था कि तुम्हारे एरिया में किसी का मर्डर हुआ है, उसकी आत्मा तुम्हारे घर में अब रह रही है, तो वो बात सही थी। पंकज जो था, एक गांव में रहने वाला इंसान था। उनके गांव में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। तो यहाँ पर पंकज के जो चाचा जी थे, उनका किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, तो वो वहाँ पर एडमिट थे। अब रात का वक्त था, तो चाचा जी के साथ पंकज जो था रात में ठहर गया। तो वो यूं ही रूम के बाहर टहल रहा था, तो बैठा हुआ था जहाँ बाकी जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, उनका जो सिटिंग एरिया था, टहलते टहलते वहाँ पर वो पहुँचा। तो अकेला काफ़ी महसूस कर रहा था। वो लोग थोड़ा बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो एक वार्ड बॉय था, तो यूं ही वो उससे बातचीत करने लगा। तो कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस हॉस्पिटल में बहुत ही भूतिया किस्से घटे हैं। तो इस पर वो वार्ड बॉय बोलता है कि हाँ, ऐसा है, लेकिन पर्सनली हमने कुछ नहीं देखा, ऐसा भूत प्रेत वगैरह कुछ भी हमें नहीं दिखा। तो बोलता है पंकज कि आपने नहीं देखा, लेकिन आप ऐसे किसी को जानते हो कि भाई उसने हॉस्पिटल वगैरह में कुछ ऐसा देखा हो। तो इस पर वो वार्ड बॉय था, वो कहता है कि एक घटना है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो पंकज काफ़ी उस घटना को सुनने के लिए ज़िद करता है कि हाँ हाँ, मुझे बताइए, मुझे सुनना है, टाइम पास हो जाएगा इसी बीच। तो वो वार्ड बॉय बोलता है कि हॉस्पिटल में तो नहीं, लेकिन एक घटना है जो हमारे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी थी। तो हुआ कुछ ऐसे था कि एक रोज़ की बात थी कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो था, वो किसी को लेने के लिए, तबीयत ख़राब थी उसकी, उसके घर से गया था, जो कि हॉस्पिटल से काफ़ी दूर था। वहाँ पर उनके एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो ऐसा करके वो इस वाले हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते थे। तो हमारा जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो उस रात अपने निकला उसको लेने के लिए। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचा उनके घर पर, तो देखता है भाई क्या कि वहाँ तो जिस बंदे को लेने गया था वो तो मर चुका है। तो अब वो खाली हाथ ही आ रहा था, एम्बुलेंस खाली थी। तो वो ऐसे ही लौट रहा था खाली एम्बुलेंस लेकर। तो अचानक से वो रोड के साइड में क्या देखता है कि एक आदमी है जो आधा रोड पर और आधा घासों की साइड में लेटा हुआ है। तो उसे देखकर वो एकदम से ही अपनी जो एम्बुलेंस थी वो रोक देता है। तो उसे लगता है कि भाई पता नहीं कौन इंसान ये, या तो पी कर पड़ा है या पता नहीं कैसे तो पड़ा है, चल कर देखना चाहिए, हो सकता है भाई इसे मेरी मदद की ज़रूरत रही हो। तो ऐसा सोच एम्बुलेंस वो रोड पर वहीं साइड में खड़ी कर देता है। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ वगैरह थे, थोड़ा खुला मैदान था, सी घास वास, कोई उस तरीके से भारी भरकम पेड़ वगैरह तो नहीं थे। हल्का फुल्का घास का मैदान और झाड़ी वगैरह वहाँ पर बने हुए थे रोड के साइड में। तो वो आदमी जो था, आधा रास्ते पर और आधा घासों की तरफ पैर करके लेटा हुआ था या सो रहा था, जो भी था। तो वो जाकर देखता है। तो वो जाकर क्या देखता है एम्बुलेंस ड्राइवर, कि भाई ये जो आदमी है
ये ज़िंदा तो है ही नहीं, ये तो मर चुका है। तो अब वो सोच में पड़ गया कि भाई करूँ तो करूँ क्या। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे की जो ये लाश है इसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। फिर वहीं पे कुछ होगा कि भाई इसके घर परिवार के बारे में पता लगाकर उनको इत्तला कर दी जाएगी कि भाई आपके घर के सदस्य के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप आकर उनकी लाश ले जाओ। तो यहाँ पर जैसे वो एम्बुलेंस ड्राइवर जो था ने हाथ लगाकर उस लाश को उठाने के लिए चला ही था कि भाई क्या देखता है वो कि जो लाश थी वो तो एकदम से उठ बैठी है। कि जो लाश थी असल में वो लाश नहीं, वो तो कोई ज़िंदा इंसान है। वो एकदम से ऐसे उठ के बैठ गया। वो उससे 2 कदम थोड़ा पीछे हट गया। एम्बुलेंस ड्राइवर देखकर एकदम से वो थोड़ा चौंका, भाई अभी तक तो ये मरा हुआ था, ये ज़िंदा कैसे हो गया। तो वो क्या देखता है कि वो जो आदमी था उठकर बैठ गया है, उसके दोनों कानों से ना खून निकल रहे थे। और वो ना एकदम से एम्बुलेंस ड्राइवर को देखकर एक अजीब सी मुस्कान देता है। जब उसके जो दांत थे वो दिख रहे थे, हंसने भी लगा वो एकदम से। तो जब एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसके दांत देखे, वो बड़े शार्प नुकीले पहने एकदम, कि अगर किसी को काटे तो गहरा घाव बन जाए, कुछ ऐसे। तो एम्बुलेंस ड्राइवर थोड़ा सा उसको देख घबरा सा गया। वो 2 कदम और पीछे हट गया। एकदम से ही उसको देखकर वो बंदा जो था वो खड़ा हो गया। तो उसे देखकर वो 2 कदम और पीछे हट गया। उसकी जो हंसी थी वो बड़ी डरावनी और भयानक सी थी कि किसी को भी दहशत दे दे, ऐसी कुछ। तो साथ ही उस आदमी के दोनों कानों से खून लगातार ऐसे निकले जा रहा था, जिसे देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। तो उसे उस इंसान को देखकर अपने अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, कि अजीब सा डर सा महसूस हो रहा था। तो वो जैसे ही 1 कदम पीछे और लेता है तो वो जो आदमी था उसकी ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर को पहले से ज़्यादा डर सताने लगा कि भाई ये क्या है, तो चीज़ है तो है कौन। अभी तो मैंने इसको देखा कि ये मरा हुआ था, अचानक से भाई ये मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। और इसको देखकर नहीं लग रहा कि भाई ये कहीं से भी इंसान है। इसके चेहरे पर अजीब सा ही एहसास है, एक मरे हुए इंसान जैसा एहसास। तो वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था वो मन ही मन सोचने लगा भाई कि ये इंसान नहीं है, ये कुछ गलत चीज़ है, मतलब कि ये कोई भूत प्रेत वगैरह है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर जो था वो खुद से ही बुदबुदाते हुए धीमा धीमा खुद से बोलता है कि बेटा ये कोई सही चीज़ नहीं है, तू बिना देर किए यहाँ से निकल, इससे पहले ये तेरी जान ले ले। तो इतने में एम्बुलेंस ड्राइवर जो था वो जल्दी से अपनी एम्बुलेंस में चढ़कर बैठ गया। अब बंदा गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि उसने क्या देखा कि भैया सामने वो आदमी आकर खड़ा हो गया है गाड़ी के, और गाड़ी जो है लाख स्टार्ट करने पर भी भाई स्टार्ट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। फुल पेट्रोल है, सब कुछ ठीक था भाई, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर जो था वो बेचारा सोच में पड़ गया कि यार आज किस मुसीबत में पड़ गया, क्या करूँ, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर यहाँ थोड़ी देर और रहा तो ये जो भूत है ये मेरी जान ले लेगा, और मुझे दिख रहा है कि ये आज मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो इतना सोच ही रहा था कि वो जो आत्मा थी, वो भूत था आदमी का, वो अपने दोनों हाथ जो था ना हवा में उठाता है, और जैसे हवा में उठाता है वो जो एम्बुलेंस थी वो भी एकदम से हवा में उड़ती है बड़ी ज़ोर से, और अपने दोनों हाथों को वापस से नीचे जैसे ही करता है, वो जो एम्बुलेंस ऊपर गई थी वो एकदम से धड़ाम करके नीचे आके गिरती है। और
जो गाड़ी के जो सारे शीशे थे वो सब टूट वूट जाते हैं। उसमें से कुछ एक आध जो था एम्बुलेंस ड्राइवर को भी आकर लगते हैं, उसके चेहरे वगैरह पेट वगैरह में घाव कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर जो था वो सोचता है कि काफ़ी ज़ख्मी होने के बाद कि मुझे गाड़ी के अंदर से निकल जाना चाहिए। तो इतना था कि वो जो भूत था आदमी का, वो फिर से वैसे ही करता है कि एकदम से हाथ उठाता है हवा में, वो वैसे ही गाड़ी उछलती है और जैसे ही नीचे करता है पूरी की पूरी एम्बुलेंस धड़ाम करके नीचे वापस आती है। और जिससे जो एम्बुलेंस ड्राइवर था पहले से ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वो एकदम से ही, जब जो गाड़ी थी वो एकदम से जैसे नीचे आके गिरती है, वो जो टूटी हुई खिड़की थी एम्बुलेंस की उससे बाहर आकर निकल कर गिरता है एकदम से। वो सीधे वो जो आदमी का भूत था उसके पैर में आकर गिर पड़ता है। तो गिरने के बाद क्या हुआ, वो जो आत्मा थी, भूत था, वो अपना एक पैर एम्बुलेंस ड्राइवर के छाती पर रख देता है। तो एम्बुलेंस ड्राइवर को जो उसका एक पैर था वो ऐसे 100 किलो का महसूस हो रहा था, कि इतना ज़्यादा कि उस बंदे से उठा नहीं जा रहा था, ना ही इतनी ताकत कि भाई उसके पैर को अपने ऊपर से हटा दे। और धीरे धीरे जैसे उसका वज़न तो भाई बढ़ता ही जा रहा था उसकी, तो जैसे मतलब कि इस टाइम पर ऐसा हो गया था एम्बुलेंस ड्राइवर को कि भाई उसकी जान बस निकली ही समझो। कि तभी क्या हुआ, उस रास्ते से एक दूसरी गाड़ी जा रही थी। तो उस गाड़ी की जो मेन हेडलाइट थी, जैसे ही उसकी रोशनी उस आत्मा पर पड़ती है, उन लोगों पर पड़ी, तो उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने जो सामने का नज़ारा देखा तो वो तो एकदम से घबरा गए, भाई हमने क्या देख डाला। कि वो जो आदमी की भूत था, आत्मा थी, वो पहले से ज़्यादा भयानक डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर गाड़ी में बैठे जो बंदे थे वो तो एकदम से ही सदमे से में आ गए, भाई क्या देख लिया। और जैसे ही लाइट पड़ी उस भूत पर, वो अचानक से ही ऐसे मतलब धुआं बन गया और धुआं बनकर हवा में ही कहीं अचानक से गायब हो गया। अब वो जो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए लोग थे, करीब 4 से 5 लोग गाड़ी से उतरते हैं और वो जो बेचारा एम्बुलेंस ड्राइवर रोड पर पड़ा था ज़ख्मी हालत में, बड़ी बुरी तरीके से उसकी हालत ख़राब थी, तो उसको उठाते हैं और उसी जो उनका जहाँ का वो ड्राइवर था उसी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा देते हैं। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब कि हो सकता था कि वो बचे, हो सकता था वो मर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो लेकिन फिर उसका इलाज वगैरह हुआ तो वो बेचारा बच गया, भगवान की कृपा से वो बच गया। लेकिन उस घटना के दौरान जो भी कुछ उसके साथ हुआ, उसके दिमाग को काफ़ी धक्का लगा, जिसके बाद जो था उसकी आवाज़ पर काफ़ी असर हुआ कि उसके गले से आवाज़ अब ठीक से निकलती नहीं थी, बहुत ही धीमा धीमा बात करने लगा था और बहुत ही ज़्यादा कि अब उतनी उसकी हालत नहीं थी कि कुछ काम कर सके, ओवर भारी काम वगैरह या कुछ भी गाड़ी वगैरह चला सके, अब उसकी ऐसी हालत नहीं रही थी। तो वो जो पंकज था जब कहानी सुन रहा था या कहीं सच्ची घटना सुन रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब सुनते टाइम काफ़ी डर लगा। तो वो उस वार्ड बॉय से कहने लगा कि अच्छा आप बताइए वो एम्बुलेंस ड्राइवर आज के टाइम में कहाँ पर है। तो वो कहता है कि छोड़ो ना भाई, तुम्हें तो किस्सा सुनना था, वो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ, अब वो बंदा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, तुम्हें क्या करना है। तो इस पर पंकज कहता है कि नहीं, मुझे उस इंसान को देखना है, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उस इंसान से, प्लीज़ आप मुझे बताइए ना कि वो कहाँ पर है। तो वो जो वार्ड बॉय था वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो जो आदमी है वो आज भी इसी हॉस्पिटल में काम करता है
तो पंकज कहता है क्या वो अभी भी एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है, कहाँ पर है मुझे बताइए। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता जो वार्ड बॉय था। भाई मैं नहीं बता रहा अब तुम्हें आगे। वो कहता ठीक है मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। वो बाहर जाकर बाकी जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे उनके पास गया, पूछने लगा कि आप में से किसी के साथ कोई कभी भूतिया घटना घटी है। तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर जो थे वो पंकज को ऐसे ही वहाँ से भगा देते हैं कि ये क्या बेकार की बात पूछ रहा है, जाओ यहाँ से, ऐसा करके। तो तभी वो जाने लगा कि तभी उस हॉस्पिटल का जो वॉचमैन था वो उससे टकराया। तो एकदम से ही जो वॉचमैन था तो वो वॉचमैन जो था वो कहने लगा क्या बात है, तुम ये एम्बुलेंस ड्राइवर से ये सब क्या पूछ रहे हो, भूत वगैरह देखे हैं क्या, मतलब ये क्या सब बेकार की बातें पूछ रहे हो। तो वो जो वार्ड बॉय ने पंकज को किस्सा सुनाया था, घटना बताई थी, वो वॉचमैन से उसके बारे में जिक्र करता है कि मुझे ना वार्ड बॉय ने ऐसी ऐसी एक किस्सा बताया, तो मैं बस जो उस एम्बुलेंस का ड्राइवर था बस उससे ऐसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो जो वॉचमैन था वो कहता है कि भाई कि वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो पंकज जो था उस बंदे को देखता है कि भाई उसकी जो हालत थी कि चेहरा भी उसका मुरझाया हुआ था, चेहरे पे थोड़ा कट वगैरह थे हल्के हल्के से, ऐसा करके, और उसकी आवाज़ भी वाकई में काफ़ी धीमी थी। अगर वो पंकज को दूर से आवाज़ देता तो शायद सुनाई भी नहीं पड़ता उसे, ऐसी आवाज़ थी। वो तो बाई चांस उससे टकरा गया तो ये सब बात सामने आई। तो पंकज जो था अब उस एम्बुलेंस ड्राइवर से सीधा पूछता है कि अब मुझे बताइए कि कैसा दिखता था वो भूत। तो इस पर वो जो बंदा था एम्बुलेंस ड्राइवर, जो कि आज के डेट में उसी हॉस्पिटल का वॉचमैन बन चुका था, तो वो कहता है कि देखो तुम मुझसे बेकार की बातें मत पूछो, वो घटना जो घटी उससे आज भी मुझे बहुत डर लगता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला। पंकज जो था वो थोड़ा पीछे पड़ने लगा उस बंदे के, ऐसा करके कि नहीं मुझे जानना है, थोड़ा तो कुछ बताओ। तो वो जो वॉचमैन था एम्बुलेंस ड्राइवर पुराना, वो कहता है कि इतना जान लो, ऐसी चीज़ों के बारे में तुम जितना बात करोगे ये चीज़ें आपको उतना ही परेशान करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस चीज़ के बारे में आज कुछ बात करता हूँ तो पता नहीं वो कहाँ से आएगा और मुझे जान से मार देगा, तो इसलिए मैं उसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। तो पंकज कहता है ठीक है। तो वो अपने वापस से चला जाता है जहाँ पर उसके चाचा जी का जो रूम था उसके बाहर जो बेंच था वहाँ पर वो जाकर बैठ गया। और वो जो पूरी रात थी उस बंदे ने, एम्बुलेंस ड्राइवर ने, जो कहा कि भाई मैं आज भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए डर मानता हूँ कि पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आ जाएगी और मुझे फिर से मारेगी, मेरा बुरा हाल करेगी, वो भूत कहीं से भी आ सकता है। ये जो बात थी पंकज के दिमाग में एकदम से बैठ गई, और जिसकी वजह से वो उस पूरी रात हॉस्पिटल में, मतलब उसको इतना डर लगा, पूरी रात एकदम बहुत बुरी हालत हुई उसकी कि यार मैंने भी ना बेकार में क्या मतलब पूछ लिया, और अब पूरी रात मेरी तो बैंड बज गई है। तो वो जो पूरी रात थी पंकज ने बड़ी हॉस्पिटल में डर कर काटी, बड़ी मुश्किल से। एक एक पल जो था उसके लिए बड़ा ही भारी पड़ रहा था कि भैया जल्दी से सुबह हो, मैं तो अपने घर जाऊंगा। तो वहीं जब सुबह हुई वो तुरंत ही उस टाइम पर उसके चाचा जी का जो परिवार था वो आ गया था। तो ऐसा करके जो पंकज था वो तो वहाँ से चला गया। तो घर पर जाकर वो अपने जो एक
बड़ा भाई था, उनसे वो बात शेयर करता है तो वो कहता है तेरे को भी क्या ज़रूरत थी बेकार की बातें पूछने की, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने छोटे भाई पंकज को थोड़ा सा दिलासा वगैरह देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद थोड़ा डर चुका था। तो फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है 2-1 दिन बाद, और सब कुछ ठीक हो जाता है।